तो अब बारी है समुच्चयों के प्रकार को जानने की। जैसा कि कमेंट में कहा गया था कि सर बताइए कि ये जो रिक्त समुच्चय है, शून्य समुच्चय वगैरह वगैरह जो हैं ये होते क्या हैं। ठीक है, मान लीजिए कन्फ्यूजन हो गया, चलिए इनके नाम से ही हम जानेंगे, बहुत ही आसान सी बातें होगी। जो समुच्चयों के प्रकार में आ जाता है, पहला प्रकार वो आ जाता है रिक्त समुच्चय, जिसको शून्य समुच्चय भी कहा जाता है अंग्रेजी में से। नील समुच्चय, एम्प्टी समुच्चय, ठीक है, नील सेट, एम्प्टी सेट या फिर ऐसा कुछ कहा जाता है। तो भाई शून्य समुच्चय, शून्य को तो छोड़ो, रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब क्या, खाली जगह, खाली जगह मतलब क्या, कुछ नहीं है। एम्प्टी मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, ऐसे समुच्चय को कहा जाएगा रिक्त समुच्चय। यानी कि कुल मिला के एक ऐसा समुच्चय बनाया जाए जिसके कोई भी अवयव संभव ना हो सके, उनको कहा जाएगा रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय को दिखाते कैसे हैं, वो ये से हैं कि आप अगर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि मछली कोष्ठक के अंदर ही ऐसा खाली छोड़ दिया जाए, यानी उसमें कुछ ना रखा जाए, तो उसको कहा जाएगा रिक्त समुच्चय। या उसको फाई से भी डिनोट किया जाता है, फाई बना दिया जाए तो कहा जाएगा कि ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो फाई से भी दिखा दिया जाता है या फिर मतलब खाली कोष्ठक छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, अपना रिक्त समुच्चय होता है। अब एक छोटी सी बात होती है जो कंफ्यूजन भरी हो सकती है, कह दिया जाए कि सर मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसा बना दिया, थोड़ा सा तिरछा हो गया अपना ये फाई वाला, बट सीधा खींच दो जो भी है, ठीक है, ऐसा बना दिया तो क्या ये रिक्त समुच्चय होगा? नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ये खाली छोड़ दिया जाए या फिर फाई अकेले बना दिया जाए तब कोष्ठक नहीं रहेगा, इससे में कोष्ठक नहीं रहेगा, इसको कहा जाएगा रिक्त समुच्चय। अब इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ऐसे मान लिया जाए जैसे इसमें इसके आपकी किताब में एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इसको मिटा देते हैं, हाँ ठीक है। पहला जो दिया गया है वो क्या कहा गया है कि इसमें यक्स सच दैट यक्स डज नॉट इक्वल टू यक्स, मतलब कि एक ऐसा समुच्चय है जिसमें प्रत्येक अवयव अपने खुद के बराबर ही नहीं है। ठीक, यहाँ पे कह दिया जाए कि पंख वाले इंसानों का समुच्चय, जो हवा में उड़ते हैं पंख लगाकर, ऐसे इंसान होते नहीं है ना, तो वो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब कह दिया जाए कि यहाँ पे कह दिया दूसरा वाला जो इसका उदाहरण दिया गया है, b बराबर कहा गया है 2 से विभाजित ना होने वाली सम संख्या। अब ऐसी कोई सम संख्या हो सकती है भला जो 2 से ना कटे? ऐसा नहीं हो सकता ना, तो 2 से ना कटने वाली, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2 से विभाजित ना होने वाली, विभाजित ना होने वाली सम संख्या, ठीक है, सम संख्या को रख रहे हैं और जो 2 से विभाजित ना हो रही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो यही असंभावनाओं को दर्शाने वाला ये समुच्चय है। इसमें जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, नहीं होंगे, तो मतलब खाली होंगे। अब जैसे कह दिया जाए कि आपके पास आपसे कह दिया जाए कि एक लिखा है कोई शब्द, जैसे ले लेते हैं क्या ले लेते हैं, BAL, ठीक है, या फिर BHT ले लेते हैं। BHT यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा शब्द है। अब इसमें प्रयोग होने वाले स्वरों का समुच्चय कह दिया जाए। अब इसमें कोई भी स्वर नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, स्वरों का समुच्चय क्या है, एम्प्टी, यानी कि खाली, यानी कि नील, यानी कि रिक्त, यानी कि शून्य समुच्चय है। ठीक है, तो ये रहा शून्य समुच्चय। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शून्य समुच्चय है, कौन सा नहीं है, तो आपको समुच्चय के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए ये देखना है कि क्या उसमें कोई अवयव आ सकता है। अगर अवयव आ सकता है तो शून्य समुच्चय नहीं होगा, पर अगर कोई अवयव नहीं है, उसमें खाली रह रहा है, तो वो शून्य समुच्चय यानी कि रिक्त समुच्चय है। ओके, क्लियर बात? अगर क्लियर हो गई बात तो हम अगले समुच्चय के प्रकार के बारे में जानेंगे, जो कि होता है अपना एकल समुच्चय। ठीक है, जो दूसरा प्रकार हो जाता है वो होता है एकल समुच्चय का। अब एकल समुच्चय का नाम से ही समझ लो भाई क्या है, कहा गया है दूसरा प्रकार जो हो रहा है वो है एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय में आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एकल मतलब एक। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगुलेटन सेट, अब इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो एकल समुच्चय मतलब एक ही अवयव। अब ऐसा कोई समुच्चय बना दिया जाए जिसमें 5 अकेले लिख दिया गया, तो ये एक अकेला है, एकल समुच्चय हो गया। अब यहाँ पे देखिए 0 और 0 लिख दिया जाए,
अब यहाँ पे सर 2 हो गए, लेकिन मैंने आपको बताया था ना समुच्चय का एक गुण होता है कि कोई भी अवयव को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। अब इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, एक ही बार 0 होगा। ठीक है, ये एकल समुच्चय हो गया। अब इसी के अंदर हम फाई को रख देते हैं जो कि अपना शून्य समुच्चय हो रहा था ये अलग अलग होकर के, लेकिन अभी इस स्थिति में कोष्टक के अंदर फाई है तो मैंने कहा था रिक्त समुच्चय तब नहीं होगा, तब ये क्या होगा, एकल समुच्चय होगा, क्योंकि उसमें एक अवयव है, कोष्टक के अंदर एक अवयव है, तो ये क्या है, एकल समुच्चय है। ठीक है, ऐसे ही कह दिया जाए, अगर 0 भर दिया जाए, इसमें 0 तो भर चुके हैं, और हमने कहा था कि ये भी, ठीक है, इसे 2 2 2 लिखते चले गए इनफाइनाइट तक ऐसे लिखते चले गए। तो भाई हमने कहा था कि कितनी भी बार आप किसी चीज को लिख लो, लेकिन माना कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो सेट जब बनाएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसके बराबर क्या मिल गया हमको, ये मिल गया। तो ये कैसा है, एकल समुच्चय है। तो ये भी क्या है, ये भी एकल समुच्चय है। बात को समझिएगा, एकल समुच्चय मतलब उसमें केवल एक अवयव दिखाई देने चाहिए, उसके अलावा कोई ना हो, तो ये कहलाता है एकल समुच्चय। आई थिंक कि आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ जो उदाहरण है उनको हम समझ लेते हैं। जो छठा उदाहरण है, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए भाई रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय में इनमें कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा एकल समुच्चय है। आपसे मैं ऐसे डायरेक्ट पूछ ही लेता हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन ले लेता है। जैसे कि अब जो उसमें पहला दिया गया है उसमें क्या गया है कि x सच दैट x प्लस 1 नहीं 7 इज इक्वल टू 7, ऐसा कोष्टक बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये पहला है क्वेश्चन। अब यहाँ पे x सच दैट x प्लस 7 इज इक्वल टू 7 दैट फाइंड द आंसर, ये रिक्त समुच्चय है कि एकल समुच्चय है। तो हम यहाँ पे बातों को ऐसे समझेंगे कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है, क्या है, x प्लस 7 बराबर 7, ये एक इक्वेशन यानी कि समीकरण है। तो हम x को यहीं पे रहने देंगे, ये 7 इधर है, ये वाला उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी इसके बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। इसमें कितने अवयव हैं, एक अवयव है, तो ये कैसा हो गया, ये एकल हो गया। कंफर्म हो गई बात, समझ में आई बात। बिल्कुल ऐसे ही बातों को हमको समझना है। अगर मैं इसके दूसरे प्रश्न को उठाऊं जो दिया गया है उदाहरण का, वहां पे लिखा गया है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे बताना है कि ऐसा कोई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बात को यह समझते हैं कि यहाँ पे भाई 2x ऐसा है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड यहाँ पे कॉमा लगाने का मतलब 2x इज इक्वल टू 4। हमको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 करते हैं, x बराबर हो जाएगा √9 और इसके बराबर जो मिलेगा वो +-3 होगा। क्या होगा, +-3 होगा। 3 प्लस में भी मिल सकता है, माइनस में भी मिल सकता है। यहाँ से निकालेंगे भाई 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या करेंगे 4/2 कर देंगे, काटेंगे कितना मिल जाएगा 2, x इक्वल टू कितना मिल गया 2। यहाँ पे देखेंगे +-3 मिल गया, यहाँ पे मिल गया है कितना 2 मिल गया है। ऐसे में हमारा उत्तर ये नहीं होगा कि अब +3 -3 और 2 सभी को मिलाकर रख दो, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को जो कंप्लीट करें। ठीक है, जो दोनों इक्वेशन को कंप्लीट करें, जो उनको सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे +-3 सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पे +2 सेटिस्फाई करता है, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं मिला है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी कि दोनों में जो कॉमन हो। ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है, इस वजह से यहाँ पे क्या मिल गया आपको, रिक्त समुच्चय मिल गया, खाली है। ठीक, यहाँ पे इतने जो आंसर मिले कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है। अगर कोई गिनती कॉमन हो जाती तो वो हमारा आंसर होता। अब जबकि यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहा है, दोनों को शर्तों को सेटिस्फाई नहीं करता है। अच्छा, इस छोटी सी बात को हम समझ लेते हैं कि हमने कुछ दिन पहले अभी जब पिछली वीडियो में देखा था उसमें हमने क्या कहा था, 1 2 3 4 5 ऐसे एक सेट लिखा था। उसके बाद हमने इसको समुच्चय निर्माण विधि से लिखने की बात कही थी। तो हमने क्या कहा था कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, और साथ में कॉमा लगा के लिखा गया कि x लेस देन इक्वल 5। ठीक है, लेस देन इक्वल 5 ऐसा लिखा था। अब यहाँ पे 2 शर्तें हमने कही हैं कि x एक प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए, साथ में वो 5 के बराबर या फिर 5 से छोटा भी होना चाहिए। दोनों शर्तों को जो कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा, वही इस लिस्ट में रह सकता है।
बात समझ में? ओके दोस्तों, तो आगे के प्रकार के बारे में अब हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि समुच्चय के जो आगे के प्रकार हमें जानने हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपने एकल और रिक्त जान लिया, रिक्त और एकल जान लिया। रिक्त में जहाँ पे कोई नहीं रहता है, एकल में जहाँ पे केवल एक रहता है। उसके बाद आ जाता है जो अगला प्रकार है, इसमें कहा गया है परिमित समुच्चय। जो तीसरा प्रकार हमें जानना है वो होता है परिमित समुच्चय। अब भाई इसमें नाम से ही समझ में आता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित हो, यानी एक निश्चित सीमा के अंतर्गत हो, यानी कि हम गिन सकें उसको, लिमिटेड हो, उसे कहा जाएगा परिमित समुच्चय। और इसमें कैसे रहेंगे अवयव? कोई भी अवयव हो सकते हैं, बट उनकी संख्या क्या हो जाएगी, निश्चित रहेगी, गिन सकेंगे आप। तो ऐसे रख सकते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे रख दिया जाए, तो ये परिमित समुच्चय हो गया। बस इतने सिंपल सी बात हो गई। और उसके बाद में आ जाते हैं, इसका जुड़वा भाई होता है जो, ठीक है, वो क्या होता है, चौथा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय में क्या है? अपरिमित समुच्चय में आप जान लीजिए कि ऐसा समुच्चय जिसमें जो अवयवों की संख्या है वो अनंत चली जाए, अनंत जहां पे भी आ जाएगा वहां पे हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। जैसे कि आपसे कहा गया कि प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जो हो गई, ये क्या हैं, इनको ऐसे लिखा जाता है। जब इनको हमको लिखने लगेंगे तो भाई 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखो भाई अनंत तक जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाला है। इसकी संख्या अनंत तक जाएगी, खत्म नहीं होने वाला है। इस वजह से इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। जहां पे चीजें लिमिटेड रहेंगी, उनको गिना जा सकेगा, उनको परिमित समुच्चय कहा जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात होती है। और कौन कौन से परिमित होते हैं, कौन कौन से अपरिमित होते हैं, विशेष तरह की बातें हो गई भाई, ये सब बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब आ जाते हैं, अगर उदाहरण नंबर 8 की बात कर लो तो यहाँ पे देखो पूछा गया है कि परिमित समुच्चय कौन सा है, अपरिमित समुच्चय कौन सा है। अगर यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर जो 8 चल रहा है, उदाहरण 8 जो है, इसमें जो पहला सवाल दिया गया है वो कहा गया है 2 के गुणज। क्या लिखा है? 2 के गुणजों का समुच्चय। अगर इसकी बात की जाए तो 2 का गुणज अर्थात 2 का पहाड़ा। 2 के पहाड़ा की अगर आप बात करेंगे तो 2 4 6 8, ये खत्म नहीं होने वाला सम संख्याएं लिखते चले जाइए आप, अनंत तक आप चले जा सकते हैं। तो 2 का गुणज जो मिला है ये कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। परिमित अपरिमित में हमें चुनना है तो कौन सा होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। और यहाँ पे जो दिया गया है 4 से कम सभी पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए 4 से कम जो सभी पूर्णांकों की अगर बात की जाएगी तो वहां पे भी अपरिमित समुच्चय होगा। देखिए 4 से कम, इसमें जो दूसरा हिस्सा दिया गया है 4 से कम पूर्णांकों का समुच्चय, तो जो 4 से कम की बात करेंगे तो वो 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा। ये भी अब इधर की ओर अनंत की ओर जाएगा भाई, यानी यहाँ पे भी अनंत आ रहा है, यानी कि ये भी क्या है? अपरिमित समुच्चय है। वर्ष के महीनों का समुच्चय अगर आप गिनेंगे तो वो परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि 12 महीने ही होते, वहां पे संख्या सीमित है। तो इस प्रकार से आपने जाना परिमित और अपरिमित किसे कहेंगे? जहां पे अनंत का बोध हो, जहां पे बातें अनंत हो, अवयवों की संख्या अनंत की ओर जा रही हो, उन्हें कहा जाएगा अपरिमित समुच्चय। और जहां पे लिमिटेड हो वो तो परिमित हो ही गया। अब अगर बात करें हम यहाँ पे प्रश्न की, तो हम चलते हैं सीधे सीधे प्रश्नावली पे। अगर हम प्रश्नावली चलेंगे 1.1 की, तो जो सवाल नंबर 8 है वहां पे हम पहुंच चलते हैं, जहां पे हमसे पूछा जाएगा निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित है। चलिए देखते हैं उनको। सो दोस्तों, अगर हम प्रश्न संख्या बात करें 8 की, जो कि प्रश्नावली 1.1 है, अरिहंत की किताब अगर आपके पास है तो उसमें की कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं। तो भाई देखोगे आपको जो उसमें आपको परिमित अपरिमित पूछा जा रहा है कि होगा कि नहीं होगा। अगर हम पहला प्रश्न उठाते हैं तो वहाँ पे आपको 2,2,2,2, लिख करके ये लिखा है अनंत तक। अनंत तक की बात हो गई, मतलब कि ये बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक चीज आपने सीखी थी, मैंने बहुत पहले ही बताया, ये वाला एग्जांपल कई बार मैं बता चुका हूं, कि अगर एक ही संख्या को बार बार लिखा जाएगा
तो समुच्चय में उसे केवल एक बार माना जाता है, यानी कि वो केवल एक बार है, यानी ये पूरा हिस्सा इसके बराबर है। अब यहाँ पे अवयव की संख्या केवल एक हो गई, तो परिमित और अपरिमित के अंतर्गत आ जाएगा ये परिमित। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये एकल भी है, बट यहाँ पे आपको परिमित अपरिमित के बारे में पूछ रहा है। अपरिमित का मतलब अनंत तक हो जिनमें अवयव की संख्या, लेकिन इसमें अवयव की संख्या क्या है, निश्चित है, केवल एक है, तो ये परिमित है। आपको ये बताना है। एकल बताना मतलब एकल के बारे में पूछ नहीं रहा है, हाँ ये एकल भी है लेकिन परिमित है। ओके, और जो अगला प्रश्न है इसमें वो कहा गया है, जो दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाता है -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, डॉट डॉट, और उसके बाद अनंत तक जा रहे हैं। ठीक है, अनंत तक। तो भाई अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रमानुसार संख्याएं बढ़ रही हैं। एक जोड़ा जा रहा है, इसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। यहाँ पे संख्याएं अलग अलग आ रही है, कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही, तो ये क्या होगा, अपरिमित होगा, अपरिमित। ठीक है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पे अनंत तक सच में वास्तव में ये संख्याएं जाएंगी, पर यहाँ पे निश्चित रह जाएंगे, तो ये परिमित हो गया, यहाँ पे ये अपरिमित हो गया। सो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है, अरिहंत की किताब से ही ये क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा एकल समुच्चय है और कौन सा नहीं है। तो इसमें सब के सब आपको समुच्चय निर्माण विधि से लिख करके दिए गए हैं, उन सभी को हल करना है, इसको उत्तर को प्राप्त करना है, तब जाके हम यहाँ पे कह पाएंगे कि कौन सा एकल है कौन सा नहीं है। कैसे करेंगे अभी यहाँ पे देखेंगे। मैं इधर इसमें से उठाता हूँ, यहाँ से देखिए ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, x such that 3x = 4 है। पहला सवाल है x such that 3x = 4। हम यहाँ पे 3x = 4 को उठाएंगे तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिलेगा, x = 4/3। एक आंसर मिला, यानी इसका जो उत्तर केवल एक मिल रहा है, तो ये कैसा है, एकल समुच्चय है। ठीक है, वो आप एकल कहेंगे, केवल एक उत्तर मिल रहा है इसलिए एकल समुच्चय है। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या दिया है, x such that x = x², यानी कि आपको x = x² दिया है। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि आप x को इधर उठा लाएं या फिर इसको उधर पहुंचा दें, तो x² - x = 0 मिल जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अपन के पास क्या मिल जाएगा, x - 1 = 0। x = 0 करेंगे, एक उत्तर आपको ये मिलेगा। दूसरा x - 1 = 0 करेंगे तो x = +1 मिलेगा, दूसरा उत्तर ये मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 2 आंसर मिल रहे हैं, तो ये एकल नहीं है, कह देंगे एकल नहीं है। ये समुच्चय कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए इस बात को थोड़ा सा और ध्यान से देख लेते हैं कि x एक ऐसा समुच्चय है जिसमें संख्या अपने वर्ग के बराबर है। 0 का वर्ग कितना होता है, 0 बराबर हो गया। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 खुद के बराबर हो गया। तो इस समुच्चय का कहने का मतलब बस इतना सा है, और इसमें 2 अवयवों का आना जरूरी था। आगे दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यह सवाल सही है। इसकी बात कर लेते हैं कि x such that x < x। ठीक है, इस समुच्चय में x ऐसा है, यानी कोई संख्या ऐसी है कि वो खुद से छोटी है, तो भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। बात समझेंगे, कोई भी संख्या खुद से छोटी नहीं होती, खुद के बराबर हो सकती है, खुद से छोटी या फिर बड़ी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आपका नील सेट मिलेगा, यानी कि रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय, यहाँ पे कोई भी अवयव आपको मिलने वाला नहीं है। ये एकल फिर भी नहीं है, ठीक है, एकल फिर भी नहीं है, ये भी एकल नहीं है, ये पहले वाले एकल था। आ जाते हैं इसमें, x such that x एक सम अभाज्य संख्या है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो भाई आता है इसमें कौन सा, 2। अगर आप इस सेट को समझेंगे तो इसमें केवल आपके पास 2 आती है ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसमें केवल एक ऐसी संख्या आ रही है, 2 अकेले आ रही है, इसके अलावा कोई नहीं होती है। तो ये कैसा है, एकल समुच्चय है, ये एकल है। बात समझेंगे, ठीक है। सवाल को पढ़ा, हल किया, हल करने के बाद जो उत्तर मिला है उसमें देखा कि वो एकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें एक अवयव आ रहा है, एकल है, इसमें कोई अवयव नहीं आ रहा है, तो ये रिक्त समुच्चय एकल नहीं है।
आगे बात करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है x such that x इज लेस देन 9, x 9 से छोटा है, एंड x इज ग्रेटर देन 7, x 7 से बड़ा है। 9 से छोटा 7 से बड़ा कौन सी संख्या होती है? 8 होती है। धन पूर्णांक संख्या तो कौन सी मिल गई हमको? 8 मिल गई। तो क्या ये एकल है? हाँ बिल्कुल, एक अकेली संख्या है, तो ये एकल समुच्चय है। ठीक है, आप ऐसे लिख लेंगे। ओके, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं, क्या इसमें पूछ रहा है और क्या आपको बताना है। अब 10वें सवाल पे चलते हैं। ओके, तो अब हम 10वें सवाल पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम जानेंगे कि रिक्त समुच्चय इनमें से कोई है या नहीं है। सवाल में और भी लंबा लिखा गया है, लेकिन हमने केवल छोटा सा लिख लिया है ये जानने के लिए कि यहाँ पे हमसे किस बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमसे रिक्त समुच्चय के बारे में पूछा जा रहा है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा नहीं है। पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। क्या लिखा गया है? x such that x plus 5 is equal to 5। ठीक है, x such that x plus 5 is equal to 5। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण हो रहा है वो ये डबल बिंदु के बाद वाला होता है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 हो रहा है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 मिल जाएगा, और जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो x बराबर 0 मिल जाएगा। अवयव क्या मिला है? यहाँ पे आपको 0 मिला है। तो अगर इसका जब आप समुच्चय बनाएंगे तो आपको इसमें 0 मिलेगा। तो क्या ये रिक्त समुच्चय होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें 0 है। अगर वो नहीं होता तब ये रिक्त समुच्चय हो सकता था, पर ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। आगे आ जाते हैं। दूसरा सवाल है x such that x अंग्रेजी वर्णमाला में a से पहले आने वाला अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में a से पहले कोई नहीं आता, तो ऐसे में ये क्या है? खाली रहेगा और ये रिक्त समुच्चय है। क्लियर बात? यहाँ पे बात करेंगे। कोष्टक के अंदर फाई दिया गया, मैंने आपको रिक्त समुच्चय बताते हुए बताया है कि ये जब भी ऐसा दिया जाएगा तो ये रिक्त समुच्चय नहीं, एकल समुच्चय कहलाएगा, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय कहना हो तो आप खाली छोड़ दीजिए या फिर फाई अकेले बना दीजिए, तब आपको रिक्त समुच्चय माना जाएगा। बट आप चाहेंगे कि कोष्टक में फाई बना दे तो भाई गलत है। कोष्टक में फाई बनाने से आपका रिक्त समुच्चय नहीं होता है। आगे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा गया x such that x स्क्वायर इक्वल टू 4। x एक विषम संख्या है। अगर आप यहाँ से x स्क्वायर को हल करते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4 को हल करते हैं, तो x बराबर आपको √4 मिल जाता है, जहाँ पे प्लस माइनस 2 ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? प्लस माइनस 2 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एक विषम संख्या है। अब भैया यहाँ पे सम है, यहाँ पे विषम है, तो मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर मिल रहा है वो 5 मिल जाएगा, यानी ये रिक्त समुच्चय है। क्लियर बात? आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। परिमित किसे कहा जाता है, रिक्त किसे कहा जाता है। ठीक है, आपने समझ लिया रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, एकल समुच्चय किसे कहते हैं, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना मिले, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया कि कौन से रिक्त समुच्चय हो रहे हैं। एकल समुच्चय जो जिनमें केवल एक अवयव मिले, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि केवल एक अवयव मिल रहा है। कंडीशन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये समुच्चय निर्माण विधि है। उसके बाद आपको रोस्टर विधि में उसको लिखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। और उसके बाद परिमित समुच्चय, यहाँ पे जितने भी चीजें हैं सबके सब परिमित समुच्चय हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड है, अनंत की कोई बोध नहीं हो रहा है। और अपरिमित समुच्चय, जहाँ पे आपको समझ में आया कि ढेर सारे अवयव आते जा रहे हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, वो हो जाते हैं अपरिमित समुच्चय। और अब आगे जो प्रकार मिल जाते हैं वो समान समुच्चय और भी प्रकार मिल जाते हैं, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। फिलहाल इसमें और कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको एक क्विक रिव्यू देख देता हूँ भाई, जानने के लिए। जैसे ये 10वां क्वेश्चन देख चुके हैं, अब उसके बाद अरिहंत की किताब में आपको 11वां जो क्वेश्चन है उसमें परिमित और अपरिमित के बारे में पूछा जा रहा है। 3 के गुणज का समुच्चय आपसे पूछा जा रहा है। 3 के गुणज यानी 3 का पहाड़ा, वो अपरिमित जाएगा। भारत के राज्य का समुच्चय लिमिटेड है भैया, निश्चित है, वो परिमित रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। तो 12 नंबर के क्वेश्चन का काम जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे ध्यान से। 13 नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो निम्न को संतुष्ट करता हो। तो इन सारी चीजों को हम अगले वीडियो में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा।